अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली ये जो एपिसोड है ये बेसिकली ये रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है कि मेरी अपनी क्लास जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ बीएस की क्लास है, पब्लिक पॉलिसी की क्लास है, उसमें एक सब्जेक्ट है मैक्रो इकनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी। उसके लिए एक प्रेप लेक्चर है, यानी कि वो जब क्लास में जाने से पहले अगर वो इसको एक दफ़ा देख सुन लेंगे तो उससे होगा ये कि जो हम क्लास में डिस्कशन करने जाएंगे वो उसके लिए उनके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ना बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगा और क्लास में जाके हम बड़ा रिगोरसली उसको पढ़ रहे होंगे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन बात फिर वही है कि हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो कि हल्की हो या मतलब एक जिसकी हेल्थ अच्छी ना हो। लेकिन अगेन कि ये बिल्कुल एक बेसिक लेवल का एक लेक्चर है। तो सब्जेक्ट है हमारा मैक्रो इकनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी, यानी कि दो हिस्से हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। एक तो मैक्रो इकनॉमिक्स है, यानी कि इकनॉमिक्स का एक मेन स्ट्रीम है, और एक पब्लिक पॉलिसी है, ये एक अलग सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, और मैक्रो इकनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स फॉर इकनॉमिक्स होता है या स्टैटिस्टिक्स फॉर बायोलॉजी होता है, यानी कि बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आप करते ही हैं कि स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन आप बायोलॉजी में देखते हैं या मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन आप इकनॉमिक्स में देखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैक्रो इकनॉमिक्स की आप एप्लीकेशन पब्लिक पॉलिसी में देखेंगे। इसलिए हम जो हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक्स का जो हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक्स का जो अप्लाइड साइड वाला पोर्शन है हम वो यहाँ पे देखेंगे, यानी कि मैक्रो इकनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे हम पॉलिसी बनाने के लिए, या मैक्रो इकनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे पब्लिक पॉलिसी के लिए। लेकिन फिर बात फिर वही है कि हमें मैक्रो इकनॉमिक्स भी पढ़नी है और पब्लिक पॉलिसी भी पढ़नी है। बहुत रिगरस किस्म के मॉडल्स नहीं पढ़ रहे होंगे जो कि हम इकनॉमिक्स वाले पढ़ाते हैं अपने हार्डकोर इकोनॉमिस्ट को, हार्डकोर उन बच्चों को जो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम अप्लाइड साइड पे रहेंगे। यहाँ से बस ये एक डिस्क्लेमर है। अब हम आते हैं अपनी चीज़ की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, मैक्रो इकनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, पहले स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स से कि मैक्रो इकनॉमिक्स है क्या। कहा सुना जाता है कि मैक्रो इकनॉमिक्स बेसिकली स्टार्ट होती है 1936 से। ग्रेट डिप्रेशन आया दुनिया में, मैं बताता हूँ क्या आया, क्या हुआ था, और उसके बाद फिर ये हुआ कि केन साहब आए और केन साहब ने एक किताब लिखी और उसके बाद ये हुआ जी कि हमारी मैक्रो इकनॉमिक्स शुरू होगी। ये एक जनरल स्टोरी है, ये एक स्टोरी है कि जी यहाँ से ये मैक्रो इकनॉमिक्स स्टार्ट होती है। बिल्कुल ठीक बात है, मॉडर्न मैक्रो इकनॉमिक्स यहीं से शुरू होती है। मैक्रो इकनॉमिक्स इससे पहले भी होती थी, यानी कि 1936 या ग्रेट डिप्रेशन से पहले भी होती थी। दो बड़े सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट था मॉनेटरी थ्योरी और एक सब्जेक्ट था बिजनेस साइकिल। मॉनेटरी थ्योरी में हम ये पढ़ते थे कि मनी सप्लाई के बढ़ने से चीज़ों को, यानी कि आप अगर मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, मनी बढ़ जाती है, जो भी उस वक्त जो मॉड ऑफ मनी मौजूद है, वो गोल्ड हो सकता था, वो चांदी हो सकती थी, जो भी उस वक्त उस वक्त के दौर का, आज से 100 साल पहले का, 200 साल पहले का, 500 साल पहले का जो भी एक मनी का जो मॉड होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जो भी होता है, जो भी मनी होती है उस वक्त, जो भी मनी का काम कर रही होती है, अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो उसका प्राइसेस के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये एक मतलब मॉनेटरी थ्योरी के नाम से एक मोटी सी बात है, तफसील जब आएगी तो उसको देखेंगे। एक तो ये सब्जेक्ट था और एक सब्जेक्ट था बिजनेस साइकिल्स का। बिजनेस साइकिल्स का मतलब यह है कि आपकी जो इकॉनमी होती है उस इकॉनमी में पीक्स एंड ट्रफ किस तरह से जनरेट होते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट केन्स से पहले या 1936 से पहले या ग्रेट डिप्रेशन से पहले किसी न किसी तरह से डिस्कस किए जा रहे थे। अगर आप मॉनेटरी थ्योरी में देखें तो बड़े बड़े नाम थे मौजूद थे मॉनेटरी थ्योरी में। आपका मिसाल के तौर पे जेवी से हुआ करते थे, वो जो मशहूर लॉ है सेज लॉज ऑफ मार्केट, एंड नूट विक्सल हुआ करते थे, बड़े मशहूर, बड़ा बड़ा काम है उनका मॉनेटरी थ्योरी के ऊपर। उसके अलावा आपके अर्विंग फिशर का बड़ा काम है मॉनेटरी थ्योरी के ऊपर, तो उनके नाम से मॉनेटरी थ्योरी पहचानी जाती है। ये मतलब 1936 से बहुत पहले की बातें हैं। अगर आप बिजनेस साइकिल की तरफ आते हैं तो बड़े मशहूर नाम है, मिसाल के तौर पे स्टैनले जीवंस के बिजनेस साइकिल की आपको एक अलग से डिस्कशन मिलेगी। आपको शुम्पीटर के उसका काम मिलेगा, आपको जगलर का काम मिलेगा, आपको कार्ल मार्क्स का काम मिलेगा, आपको हॉटरे का काम मिलेगा, आपको रॉबर्टसन का काम मिलेगा। सिर्फ मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा जो मैक्रो इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद से शुरू होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैक्रो इकनॉमिक्स डिस्कस होती थी
उस ग्रेट डिप्रेशन से पहले भी। ये पहली बात है। अब ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा क्या हुआ, या केन्स ने ऐसा क्या किया कि जिसको हम स्पेसिफिकली केन्स के नाम से मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जब स्टार्ट होती है या जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, जब वो ईरा चल रहा था, तो उसमें होता ये है, अमूमन ये होता है जब भी कोई जंग होती है तो आप एक ऐसे मोड में चले जाते हैं कि आपको एक अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी में आप सेविंग्स करते हैं और बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हैं। वो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा होता है। तो उससे होता ये है, जब आप ज़्यादा सेविंग करते हैं तो चीज़ें जो पड़ी होती हैं मार्केट में वो बिकती नहीं हैं। जब वो बिकती नहीं है, जो कि आप सेव कर रहे होते हैं, आप कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, जब वो बिकती नहीं है मार्केट में, तो उससे अमूमी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जो लोग होते हैं वो जो मार्केट में बैठा हुआ है, जो इन्वेंट्री लेके बैठा हुआ है, या जो रिटेलर बैठा हुआ है, उसे पता है कि मेरी ये चीज़ नहीं बिक रही है, तो वो होलसेल मार्केट से नहीं लेके आएगा। जब वो होलसेल मार्केट से नहीं लेके आएगा तो होलसेल मार्केट वाला फर्म से नहीं लेगा। जब फर्म ये देखेगी कि यार कि मेरी चीज़ नहीं बिक रही है, तो फर्म क्या करेगी, वो चीज़ें बनाना बंद कर देगी। जब वो चीज़ें बनाना बंद करेगी तो उससे ये होगा कि वो उसे अब जो उसने मज़दूर रखे हुए हैं, जो मशीनें रखी हुई हैं, जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको निकालना शुरू कर देता है। उससे ये होता है कि अब एक एंड से स्टार्ट हुआ कि आपने सेव किया। सेव इसलिए किया कि एक वॉर पीरियड चल रहा है, एक अनसर्टेनिटी का पीरियड चल रहा है, आपको नहीं पता है कि जी हालात आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में क्या होने हैं, तो आपने उसके लिए सेव किया। जब सेव किया तो आपकी कंजम्पशन ड्रॉप हुई। जब कंजम्पशन ड्रॉप हुई तो जो चीज़ें मार्केट में मौजूद थी वो बिन बिके पड़ी रह गई। वो जो बिन बिके पड़ी रह गई तो उससे ये हुआ कि फर्मों ने काम बंद कर दिया। जब काम बंद किया तो उससे वो मज़दूर को ले ऑफ किया। जब मज़दूर को ले ऑफ किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मज़दूर अनएम्प्लॉयड हो गया। जब अनएम्प्लॉयड हो गया तो उसके पास पैसे नहीं हुए। जब पैसे नहीं हुए, पहले वो सेव कर रहा था, सेव करके वो चीज़ें नहीं खरीद रहा था, अब उसको चीज़ें मिल ही नहीं रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये एक साइकिल से स्टार्ट होता है, और साइकिल से स्टार्ट होने से फिर ये हुआ कि ये 5, 7, 8 साल के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि आपकी जो पूरी दुनिया की, स्टार्ट बेसिकली यूएसए से हुआ और उसके बाद ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बातें। हम जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हम थोड़ा से हार्डकोर इकोनॉमिस्ट हैं, तो हम उसको यूँ कहते हैं कि यार यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल फेलियर था। इंटेलेक्चुअल फेलियर का मतलब ये है कि ये जो पहले मैंने नाम लिए ना बहुत सारे, जो बिजनेस साइकिल वाले लोग थे, या जो वो वाले लोग थे, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स वाले लोग थे, या मॉनेटरी थ्योरी वाले लोग थे, जिनके मैं नाम पहले ले चुका हूँ, ये एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे। वो स्कूल ऑफ थॉट ये था बेसिकली कि जनाब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, जो मार्केट है वो खुद ब खुद इस तरह से चलेगी कि आपकी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी। आपकी चीज़ें जो पैदा हुई हैं, जो आपने सप्लाई कर दी है, वो सप्लाई खुद ब खुद डिमांड हो जाएगी और अल्टीमेटली मार्केट क्लियर हो जाएगी। यानी कि वो जो किस्सा है ना वो वाला कि वो जो से ये बेसिकली वो जो हमने पहले बात की ना कि वो जो मॉनेटरी थ्योरी थी, मॉनेटरी थ्योरी में एक हमने नाम लिया था जॉन बैप्टिस्ट से का, जेबी से का। तो सेब ने ये प्रोफेसर नहीं, से ने ये कहा था कि जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो खुद ब खुद पैदा हो, वो खुद ब खुद वो बिक जाएगी। तो 1930 तक आके ये जो था ना स्कूल ऑफ थॉट कि आप मार्केट में, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, अल्टीमेटली खुद ब खुद मार्केट इसको क्लियर कर देगी। अगर कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल ये क्लियरेंस नहीं होती है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, ऐसे कोई ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होंगे, ऐसी कोई ऑटोमेटिक कोई चीज़ होगी कि जिससे ये खुद ब खुद चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। ये जितने, चाहे वो मॉनेटरी थ्योरी वाले थे, चाहे वो बिजनेस साइकिल वाले थे, वो ये कहते थे कि यार ये खुद ब खुद एक सर्टेन पीरियड के बाद इकॉनमी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली वो एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल था जो 1930 में आके फेल हुआ। फेल होने का मतलब ये है कि वो इस चीज़ का हल नहीं बता सका कि जो 1914 से जो हालात शुरू हुए हैं, 1914 के हालात के बाद ये पिछले 16 सालों में 1930 में आके एक इंतहाई कोलैप्स हुआ। तो उसके बाद ये अब मार्केट, इस इकॉनमी, दुनिया की मईशतें इस सारे क्राइसिस से कैसे निकलेंगी। ये एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट था जो कि ये कहता था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकॉनमी में। गवर्नमेंट का सिर्फ एक रोल है, वो ये है कि वो या तो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी देगी, अमन की, पीस की सूरत हाल करेगी, और सरहदों के ऊपर वो दुश्मन से बचाएगी। ये 2 काम थे गवर्नमेंट के मेनली। मतलब एडम स्मिथ से अगर आप स्टार्ट हो जाए तो जितने भी ये स्कूल ऑफ थॉट थे,
ये जो 1930 का जो दौर है, इससे पहले के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे या जिनका ये ख्याल था कि हम 1930 के पहले के जो ख्यालात हैं, वो ख्यालात यही है ना कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, गवर्नमेंट का काम यह है कि वो पीस के ऊपर ध्यान देगी, वो सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देगी, इकॉनमी को नहीं छेड़ेगी, इकॉनमी खुद ब खुद सेटल हो जाएगी। वो उसको हम कहते हैं कि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट इंटेलेक्चुअली फेल हुआ 1930 में, और बिल्कुल समझ नहीं आई दुनिया को कि यार इससे कैसे निकलना है। यानी कि उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एक किताब आई मार्केट में, लिखी गई एक किताब, केन्स साहब, जॉन मेनॉट केन्स, बड़ा मशहूर नाम है हम इकोनॉमिस्टों के लिए, बड़ा नाम है एक। उन्होंने एक किताब लिखी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उसमें उसको अगर हम पढ़े सुने तो वहाँ से हमें कुछ ऐसे ख्यालात मिले, कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिली कि जिससे बेसिकली इकॉनमी ने आहिस्ता मूव करना शुरू किया। तो बेसिकली ये मॉडर्न इकनॉमिक्स शुरू यहाँ से होती है, मॉडर्न मैक्रो इकनॉमिक्स शुरू होती है। लेकिन केन्स ने या किसी और इकोनॉमिस्ट ने अभी तक यहाँ पे लफ्ज़ मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेमाल नहीं किया था। यानी कि दो बातें हो गई। एक बात ये होगी कि केन्स से पहले या 1936 से पहले या 1930 से पहले भी मैक्रो इकनॉमिक्स मौजूद थी। किस सूरत हाल में मौजूद थी? एक, मॉनेटरी थ्योरी पढ़ी जाती थी और बिजनेस साइकिल पढ़े जाते थे। पुराना सब्जेक्ट है, 200, 300, 400 साल की हिस्ट्री अपने पास रखता है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक ऐसी चीज़ थी, या गवर्नमेंट का इंटरवीन करना एक ऐसी चीज़ थी, या गवर्नमेंट का इंटरवीन न करना, ये वो इंटेलेक्चुअल पार्ट था जो कि 1930 में फेल हुआ। और उसके बाद एक नई बहस शुरू हुई कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है तो किस किस वेरिएबल के लिए इंटरवीन करना है, किस किस सेक्टर में इंटरवीन करना है और किस हद तक इंटरवीन करना है। इस डिस्कशन के ऊपर कि यानी कि गवर्नमेंट का कितना फुटप्रिंट होगा इकॉनमी के ऊपर, इसके ऊपर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बनते चले गए। वो मतलब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि केन्स साहब ने क्या कहा था और कैसे चला। ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मैक्रो इकनॉमिक्स शुरू होती है 1930 से या 1936 से। मैं कहता हूँ कि मैक्रो इकनॉमिक्स पहले मौजूद थी। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चीज़ है बहैसियत प्रैक्टिशनर, बहैसियत अप्लाइड साइड ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिस्ट, या तो अप्लाइड साइड का मैं आदमी हूँ ज़्यादातर, तो मेरे लिए जो चीज़ शुरू होती है कि जो 1936 में जो पहली दफ़ा जो नई बात स्टार्ट हुई थी, वो ये बात स्टार्ट हुई थी कि हम इकॉनमी के कोर वेरिएबल के ऊपर डेटा इकट्ठा करेंगे। ये एक बड़ी बात थी जो कि मौजूद थी। मतलब ये एक बड़ी बात थी जो कि हुई थी उस दौर में, कि उससे पहले 1930 से पहले हमारे पास जो मैक्रो इकनॉमिक्स के जो बड़े वेरिएबल थे, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जिसको आप पूरी इकॉनमी का जो इनकम है उसका डेटा, इकॉनमी की इन्फ्लेशन का डेटा, इकॉनमी के अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, या इकॉनमी का एक्सपोर्ट्स का डेटा या इंपोर्ट्स का डेटा, ये डेटा सेट मौजूद नहीं था। यानी कि दो बड़े काम हुए 1936 के बाद, या केन्स के रेवोल्यूशन के बाद दो बड़े काम शुरू हुए। एक, केन्स ने बड़े ठोक बजा के कहा कि जब आपकी इकॉनमी इतने बड़े रिसेशन में फंस जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाती है, उसके बगैर आप इकॉनमी को मूव नहीं करा सकते। ये एक बड़ा जर्क था सब्जेक्ट के अंदर, कि उससे पहले ये था कि जी आप ये जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक यूटिलिटेरियन रोमांटिसिज्म का दौर था कि अगर आप एक इंडिविजुअल अगर अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कर रहा है, एक इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी को पूरा कर रहा है, तो जब उन सब की इंडिविजुअल की खुशियों को आप इकट्ठा करेंगे, उसकी यूटिलिटीज़ को इकट्ठा करेंगे, तो पूरी इकॉनमी एज अ होल, पूरा माशरा एज अ होल वो ठीक होगा। लेकिन उससे हट के इस सारे दौर के अंदर ये हुआ कि जब कोलैप्स हुआ, इस इंटेलेक्चुअल फेलियर के बाद एक नया स्कूल ऑफ थॉट, एक नई चीज़ ने जन्म लिया। वो ये था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये एक बड़ी बात हुई थी। दूसरी बड़ी बात ये हुई थी कि हमने इकोनॉमिक्स के जो कोर वेरिएबल हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या इनकम ऑफ द इकॉनमी है, या एम्प्लॉयमेंट है, या एक्सपोर्ट है, या इम्पोर्ट है, या वेजेस हैं, इनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये एक बड़ी बात हुई थी।
ये यानी कि आप यूँ समझें कि 36 ऑनवर्ड या मतलब जितना भी डेटा अवेलेबल था, ये 10, 12, 15 सालों में जो एक बड़ा जो रोल प्ले किया स्टैटिस्टिशियन ने, या बड़ा जो रोल प्ले किया इकोनॉमिस्टों ने, वो ये था कि वो इकॉनमी के कोर वेरिएबल के ऊपर उन्होंने डेफिनेशंस दी कि एक्सपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी, इंपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी, जीडीपी इस तरह से मैयर होगी, इन्फ्लेशन इस तरह से मैयर होगा, एम्प्लॉयमेंट इस तरह से मैयर होगा, और ये चीज़ें इस तरह से मैयर होंगी। तो उस तरह से वो एक स्टैंडर्ड अकाउंट्स बने। उन अकाउंट्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि ये एक मेंटेन हुआ ये डेटा सेट। तो इकॉनमी के ट्रेंड पता लगने शुरू हुए कि इकॉनमीज किस तरह ऊपर जाती हैं और कैसे नीचे आती हैं। उससे पहले ये बातें सारी होती थी, लेकिन एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाजे लगाए जाते थे कि जी जब सूरज ऐसे होगा, वो सन स्पॉट थ्योरी जो बड़ी मशहूर है कि जी कि सन स्पॉट, जब सन ऐसे होगा तो उससे आपकी जो फसल है वो आपकी फसल तबाह हो जाएगी। जब फसल तबाह होगी तो ज़ाहिर है वो मार्केट में बिकेगी नहीं। जब वो हो गई कुछ नहीं, किसान ख़राब होगा, किसान मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदेगा नहीं, जब ख़रीदेगा नहीं तो वो चीज़ कोई कैसे बनाएगा, तो अल्टीमेटली वो चीज़ हो जाएगी। इसका थ्योरेटिकल जवाब मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। शुम्पीटर ने जब फाइनेंस की बातें करते थे शुम्पीटर, तो शुम्पीटर बिल्कुल पूरा थ्योरेटिकली बड़ा अच्छा एक मेथोडोलॉजिकली बैकग्राउंड बना के लेके आते थे, यार जब ऐसा होगा तो वैसा ऐसा होगा, जब ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो इससे इकॉनमी बैठ जाएगी। मार्क्स जब कहा करते थे तो मार्क्स कहा करते थे देखो जो सरमायादार है वो इस तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाएगा, तो वो एक थ्योरी ऑफ वैल्यू की वो जो थी, वो उनकी वो स्टेटमेंट थी, वो ये थी कि वो जब ज़्यादा बनाएगा मज़दूर को कुछ नहीं मिलेगा, मज़दूर रिवोल्ट करेगा, अल्टीमेटली जाके आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी। ये सारी फ़िलासफ़िकल बातें थी, थ्योरेटिकल बातें थी, इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो 1930 के बाद का जो दौर है उसमें जो बड़ी बात हुई है वो ये हुआ है कि आपके पास हार्डकोर डेटा, वेरिएबल्स का डेटा नंबर्स में आपके सामने शुरू हुआ, जिससे आपने मैक्रो इकॉनमी को पढ़ना शुरू किया। यानी कि आप एक अप्लाइड साइड ऑफ द मैक्रो इकॉनमी के ऊपर आना शुरू हुई। यानी कि दो बातें अप्लाइड साइड की हमें मिल गई। नंबर 1, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी इकॉनमी में। नंबर 2, डेटा बनेगा इकॉनमी का। 50s का दौर आया, जब अर्ली 50s का दौर आया या लेट 40s का दौर आया, तो जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे जो अच्छे, अब चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई उसमें, तो मैथमेटिशियंस ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया। जेम्स टोबन्स, पॉल सैमुएल्सन, लॉरेंस क्लीन, बड़े बड़े नाम जो हमारे पास उस दौर के मौजूद हैं, उन्होंने अपने जो मैथमेटिकल स्किल्स थी उन्होंने इसको यूज़ किया। साथ ही साइमल्टेनियसली हमारे पास ये मशीन्स आनी शुरू होगी, कैलकुलेटिंग मशीन्स आनी शुरू होंगी। आप उनको कैलकुलेटर्स कह लें, आप उनको कंप्यूटर्स कह लें पुराने दौर के, आप उनको कुछ कहना शुरू हो जाएं। तो यानी कि पिछले जो यानी कि 36 के बाद, या मतलब वो जो उस दौर के बाद आपके पास जो तीन बड़ी चीज़ें इकट्ठी हुई, एक आपके पास डेटा इकट्ठा हुआ, दो आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स इकट्ठे हुए बने, तीसरा आपके पास जो कंप्यूटिंग मशीन्स थी वो आपके पास आई। तो इन तीन चीज़ों ने मिलके ओवरऑल आपको मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग या मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने में, एक अप्लाइड साइड का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने में मदद मिली। यानी कि गवर्नमेंट्स को, हाई ऑफिशियल्स को ये पता लगना शुरू हुआ कि हम किस वेरिएबल को, कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पे कितने % पे जाके फ़र्क डालेगा। आसान ज़ुबान में अगर आप थोड़ी सी, चूँकि मैं बात बहुत हल्के अंदाज में कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी क्लास जो है वो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी की क्लास है, तो मैं उसके लिए बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बिल्कुल उसमें चला जाऊँ अपनी इकनॉमिक्स में, अपनी उसमें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मैग्नीट्यूड पता लगना शुरू हो गया। उससे फोरकास्टिंग थोड़ी सी आसान हो गई, उससे ये पता लगना शुरू हो गया कि यार देखें, अगर हम इस चीज़ को इतना से इंटरवेंशन करें तो फलानी चीज़, अगर हम प्राइसेस को अगर इंटरेस्ट रेट को इतना बढ़ाएं तो इतना हमारी प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, अगर हम एक्सचेंज रेट को इतना बढ़ाएं तो इतना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, अगर एक्सचेंज रेट को हम इतना बढ़ाएं तो इससे हमारी इतनी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो ये चूँकि आप कैलकुलेट कर सकते थे, इसलिए कैलकुलेट कर सकते थे कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ था, इसलिए कैलकुलेट कर सकते थे कि आपके पास मॉडल्स पड़े हुए थे, इसलिए कैलकुलेट कर सकते थे कि आपके पास मशीन्स आ गई थी, आपके पास जो हार्डकोर प्रैक्टिशनर्स थे इकोनॉमी के, जो मैथमेटिशियंस थे, जो कंप्यूटर मशीन वाले थे, जो मैथमेटिशियंस थे, वो आपकी फील्ड में आना शुरू हुए, इकोनॉमिक्स में आना शुरू हुए, तो उन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो उससे पता लगना शुरू हुआ कि ये इतना इम्पैक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट
उन मैग्नीट्यूड्स को देख के इंटरवीन करना शुरू हुई कि यार टैक्स इतना बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देते हैं, एक्सचेंज रेट को इतना डेप्रिशिएट होना देते हैं, अच्छा फलाना प्रोजेक्ट लगा देते हैं और फलाने प्रोजेक्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन नंबर्स को देख के इंटरवीन करना शुरू किया, यानी कि जो पॉलिसी बनना शुरू हुई वो इन नंबर्स को देख के बनना शुरू हुई। अच्छा, ये एक बात है। साइमल्टेनियसली अब साथ ये हुआ, ये साइड लाइन पे अब ये होना शुरू हुआ कि चूंकि आप 36 के बाद एक बड़े ह्यूज डिप्रेशन में थे, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से या किसी और वजह से स्लोली ग्रेजुअली आपकी इकॉनमी, जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी स्लोली ग्रेजुअली आपकी इकॉनमीज़ ने इम्प्रूव करना शुरू किया। इकॉनमी में जब एक्सपेंशन होती है तो आपका इकॉनमी इम्प्रूव होती है। जो इकॉनमी इम्प्रूव हुई तो ये जो सारा सेहरा था इस सारा कि जी जो इकॉनमी इम्प्रूव हुई, वो जो मैक्रो इकोनोमेट्रिशियंस थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग करने वाले लोग थे, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक की जो स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली फ्रेमवर्क करने वाले लोग थे, ये सारी जो खुशहाली है वो इनके सर बांध दी गई कि ये जो मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जो मैक्रो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जो मैक्रो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, इसकी वजह इसने बड़ा रोल प्ले किया पॉलिसी को बनाने में, पॉलिसी में मदद करने में। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा दौर गुजारा 50s से लेके 73 तक। और जितने भी एक साइड लाइन पे एक बात बता रहा हूँ कि उस दौर के जितने भी जो क्वांटिटेटिव काम करने वाले लोग थे, बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 73 आया, 73 में वो जो ऑयल एम्बार्गो या जो टेक्नोलॉजिकल शॉक या जो रियल बिजनेस शॉक, वो जो अरब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कोई नहीं देंगे तेल शेल, तो वो जब तेल नहीं दिया तो वो पूरी इकॉनमीज़ ने एकदम से बैठना शुरू हुआ। ये एक अलग स्टोरी है। अभी तक हमने जो बात की है वो बात ये की है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ है। किताबों में पढ़ेंगे आप, लोगों के साथ बातें करेंगे तो आपसे कहेंगे जी, वो आपको समझाएंगे, आपको समझना भी यही चाहिए। 1936 से मैक्रो इकोनॉमिक बनी है, लेकिन 1936 में मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम आज पढ़ते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का रोल बताया जाता है, ये वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स है। 36 से पहले वाली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस साइकिल्स के नाम से थी, जो मॉनेटरी थ्योरी के नाम से थी, उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता था। मैं बार बार रिपीट बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप पब्लिक पॉलिसी के लोग हैं, आप पब्लिक के लोग हैं, तो मैं ये बात यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रोल इकॉनमी में शुरू हुआ था 36 से, तो इसलिए गवर्नमेंट, इसी के ऊपर हमारी सारी इकॉनमी की बहस खड़ी होगी। यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं, तो हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट में कि हमारी पब्लिक पॉलिसी क्या चीज़ होती है। पब्लिक पॉलिसी को भी छोड़ दें, हम पहले चलते हैं कि पॉलिसी क्या होती है। अब आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हम पहले पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, फिर पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और फिर इनको मिलाना शुरू करेंगे। सेकेंड पार्ट, पब्लिक पॉलिसी। उससे भी पहले आ जाए पॉलिसी क्या होती है। अच्छा, पॉलिसी को ना थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल होता है। पॉलिसी नज़र तो आती है लेकिन पॉलिसी को डिफाइन करना मुश्किल होता है। आप अगर किसी से पूछें, मैं किसी से पूछता हूँ यार पॉलिसी क्या है, तो वो मुझे बताएगा जी जो मेट्रो बस है ये एक पॉलिसी है। ये पॉलिसी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है। मुझे कोई कहता है जी कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ये पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। हम बेसिकली प्रैक्टिकली जो आप किसी के साथ बैठ जाएं तो वो बेसिकली अपनी विश लिस्ट को या अपने किसी प्रोजेक्ट को या अपने किसी प्रोग्राम को या किसी अपनी एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरवेंशन को पॉलिसी कह रहा होता है। ये पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी एक बड़ी चीज़ है। पॉलिसी के लिए मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें बड़ी होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको ये प्रॉब्लम का पता लगना चाहिए कि मैं किस प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये पता लगना चाहिए कि मेरी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। मिसाल के तौर पे हम ज़रा जो बस प्रोजेक्ट है हम उसी को ले लें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है लोगों की कम्यूटिंग। प्रॉब्लम यह है लोगों को यहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ये एक प्रॉब्लम है। और ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हमने यहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। ऑब्वियसली बस प्रोजेक्ट उसका पार्ट होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव हो सकते हैं। बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव, आप ट्रेन बना सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, आप बहुत सारे अदर ऑप्शंस निकल सकते हैं जो कि इस बस प्रोजेक्ट से हट के होंगे, राइट। लेकिन अगर हम ये कहें कि यार एक प्रोजेक्ट एक पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। पॉलिसी शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती है। पॉलिसी की कंटिन्यूशन होती है बड़े लंबे अरसे तक किसी भी प्रॉब्लम को समझने, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और वो प्रॉब्लम आपका अगर डेकेड्स में चलता रहता है तो वो डेकेड्स में तक वो पॉलिसी चलती रहती है।
प्रोग्राम कोई पॉलिसी नहीं होता, प्रोग्राम एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? गरीब की मदद करना। गरीब की मदद करते हैं। गरीब की मदद कैसे की जाएगी? गरीब की मदद की जाएगी यार कि वो रोटी आसानी से खा सके। रोटी आसानी से खाने के लिए बहुत सारे अदर अल्टरनेटिव हो सकते हैं। इसके अलावा कि आप किसी को 1500, 2000, 2500 रुपये दे दें, उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसको आप सब्सिडाइज घर दे सकते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसी मिसालें दे रहा हूँ। यानी कि पॉलिसी के लिए सबसे पहले दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। एक ज़रूरी चीज़ यह है कि आपका प्रॉब्लम का पता हो, दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव का पता हो कि मेरा मकसद क्या है इस सारी पॉलिसी को बनाने के लिए, या मेरा इशू क्या है, राइट? इस सारे काम के लिए यू नीड अ रिसर्च, कि आप पहले रिसर्च करते हैं काफ़ी लंबे अरसे तक कि हमें आप बेसिकली इन जो लोकल लोग वो आपको बताएंगे। रिसर्च बेसिकली क्या है? रिसर्च ये है कि आप लोगों से कन्वर्सेट करते हैं, आप कन्वर्सेशन करते हैं लोगों से। आप लोगों से जाके अकेले आदमी से लोगों से जाके ये पूछते हैं कि भाईजान आप बताएं यहाँ पे इसको क्या किया जाए, या रिसर्च करने का कोई भी तरीका हो सकता है। उसकी बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं, बहुत सारी बातें। उस कन्वर्सेशन के बाद आपके सामने एक प्रॉब्लम खुल के सामने आएगा। वो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, उस सारे प्रोसेस में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। उसमें ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होंगे, उसमें पब्लिक मौजूद होगी, उसमें अवाम मौजूद होगी, उसमें इकोनॉमिस्ट मौजूद होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मौजूद होगा, सोशियोलॉजिस्ट मौजूद होगा, साइकोलॉजिस्ट मौजूद होगा, उसमें मेडिसिन के लोग होंगे, एनवायरनमेंट के लोग होंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, उसमें पॉलिटिशियंस मौजूद होंगे, उसमें आर्मी के लोग होंगे, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। वो सारे मिलके सारे स्टेक होल्डर हैं ना किसी भी कंट्री की पॉलिसी के, किसी भी बड़ी पॉलिसी के लिए। यानी कि किसी भी फर्म का, किसी भी इदारे का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंट्री के लिए जो पॉलिसी बनेगी, तो वो सब स्टेक होल्डर्स के स्टेक को सामने रख के आप एक पूरी रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है। उस प्रॉब्लम को आप ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि यार इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, इन लोगों से सॉल्व करना है और इतने दिनों में सॉल्व करना है। तो ये जब सारा हो जाता है तो अब आप कहते हैं कि यार उसके बाद आप कहते हैं कि आप स्टेप 1 में बताते हैं कि यार अच्छा अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे, यानी कि इसके लिए ये काम करेंगे, ये इंटरवेंशन होगी। जब ये इंटरवेंशन होगी तो पहले तो आपने उसको पूरा वैल्यूएट किया ना, पहले तो आपने उसके प्रॉब्लम को निकाला, प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझने के बाद आपने कहा कि अच्छा जी ये पॉलिसी इंटरवेंशन होगी। अब यहाँ पे क्या चाहिए? आपको मॉनिटरिंग चाहिए। आपको मॉनिटरिंग करेंगे आप उसकी कि यार कि ये जो पॉलिसी आपने बनाई थी और पॉलिसी के बाद आपने जो इंटरवीन कर रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे कहीं भी है, तो क्या इस सारे से ये मॉनिटर करेंगे कि क्या ये सही रुख पे चल रही है। अच्छा, जब सही रुख पे चल रही हो, जब कंप्लीट हो जाती है, 2 साल में कंप्लीट होती है, 3 साल में कंप्लीट होती है, 5 साल में कंप्लीट होती है, 10 साल में कंप्लीट होती है और जब पॉलिसी, तो फिर आप उसकी एवेल्युएशन करते हैं कि यार कि जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट में शुरू किया था, जब शुरू किया था, आपने जो ऑब्जेक्टिव सामने रखा था, आपने जिस प्रॉब्लम को सामने रखा था, वो किस हद तक हल हुआ है। फिर मैं कह रहा हूं दोबारा ये बात कि पॉलिसी एक काम करने का तरीका है, एक काम करने का मेथोडोलॉजी है। उस वक्त वो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है जिस वक्त आपके सामने 2 बड़ी बातें सामने आती हैं। एक सामने आती है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको ऑब्जेक्टिव क्या हासिल होगा। मिसाल दी ना आपको कि यार के अगर प्रॉब्लम है कम्यूटिंग, अगर प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन, तो अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपको क्या ऑब्जेक्टिव, आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है इससे। तो वो अगर ये 2 चीज़ें सामने होते हुए अगर आपको इसके लिए इन 2 चीज़ों के लिए, यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए और इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप पूरा फ्रेमवर्क सेट करते हैं, जो मेथड आप सेट करते हैं, जो मेथोडोलॉजी आप सेट करते हैं, मेथोडोलॉजी मतलब आप रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, आप फ्रेमवर्क सेट करते हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो इस सारी चीज़ का नाम आप पॉलिसी देते हैं। अगेन दोबारा बात कह रहा हूँ कि पॉलिसी को डिफाइन करना मतलब एक लाइन में पॉलिसी डिफाइन नहीं होती है कि मैं यूँ आपको कह दूँ कि ये मेरा ख्याल है कि मतलब मैंने अगर 3, 4, 6 जगहों पे पढ़ा है कि पॉलिसी क्या होती है, तो वहाँ से को मिला जुला जो मुझे कॉन्सेप्ट मिला है वो ये वाला मिला है। लेकिन मैं अगर ये पॉलिसी को जब मैं किसी जगह पे देखता हूँ, मैं किसी कंट्री में देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हाँ यार चाइना बड़ी अच्छी, चाइना की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पॉलिसी थी।
क्योंकि वो एक बड़े लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली एक रुख पे चली जा रही थी, वो कंसिस्टेंटली वो मॉनिटर हो रही थी और कंसिस्टेंटली उसको एवेल्युएट किया जा रहा था। जो साउथ कोरिया की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें कहीं भी कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं आई और उसने उसको ग्रो करा दिया। और हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें हम बाद में बात करेंगे कि वो कहाँ पे क्या 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 किधर किधर प्रॉब्लम आते रही हैं। तो कहने का मतलब है कि पॉलिसी को डिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल है, पॉलिसी को देखना ज़्यादा आसान है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा काम करना है, हमें ऐसा मेथोडोलॉजी सेट करनी है हमें ऐसी कि जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। हमें ऐसी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है कि उस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्टिवली हम उसको अचीव कर सकें। अगर हम इसके लिए अगर कोई एक सेट ऑफ रूल्स बना लेते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस बना लेते हैं, सेट ऑफ हम पीपल सेट कर लेते हैं, उसको मॉनिटर करने का तरीका बना लेते हैं, उसको रन करने का तरीका बना लेते हैं, जब वो एंड में जाके ख़त्म हो जाती है तो उसको एवेल्युएट करने का तरीका बना लेते हैं, तो शायद इसको पॉलिसी कहते हो, नॉट नेसेसरीली इसको पॉलिसी कहते हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि समझने के लिए, समझने समझाने के लिए ये बात काफ़ी है। अब आते हैं पब्लिक पॉलिसी पे। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी तो हमने डिफाइन कर दी ना कि एक सेट ऑफ मेथड्स है। तो पब्लिक पॉलिसी ये होती है, आसान ज़बान में यूँ समझेंगे, जब आपकी जो मार्केट फेल हो जाती है, जब मार्केट फेल हो जाती है तो जब गवर्नमेंट जिस मेथोडोलॉजी से इंटरवीन करती है उसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। यानी कि जब मार्केट फेल हो जाती है और गवर्नमेंट जिस मेथोडोलॉजी से इंटरवीन करती है उसे आप क्या कहते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी है। मिसाल लें इसकी एक, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ पब्लिक पॉलिसी के ऊपर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर, ये मैं बाद में आता हूँ। पहले एक मिसाल लें, हम एक अफसाना पढ़ा करते थे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका ओहर्टी का लिखा हुआ था। उसमें ना वो एक सीगल की स्टोरी बताता है। वो ये बताता है कि यार एक सीगल था, एक कपल था, सीगल कपल था, उसका ना कोई बच्चे पैदा होते हैं, वनडे में से तो बच्चे निकलते हैं, तो वो को 3-4 बच्चे निकलते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो ये होता है कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं, तो वो ना वो एक चट्टान के ऊपर अंडे रखे होते हैं, वो ऊपर पहाड़ के ऊपर अंडे रखे होते हैं चट्टान के ऊपर। तो वहाँ पे ना वो जो अंडे में से जब वो बच्चे निकलते हैं तो वो 2-3 बच्चे ना उड़ के उसके चले जाते हैं और उड़ना सीख लेते हैं। उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि उड़ता नहीं है, वो डर जाता है। डर जाने का मतलब ये है कि उसे ख्याल आता है कि यार कि मैं जब चट्टान से उड़ूंगा तो ये तो मैं गिर जाऊंगा नीचे, क्योंकि उसकी कभी भी कोई भी उसकी वो प्रैक्टिस नहीं रही है उसकी वो उड़ने की। तो वो डर जाता है बेसिकली। तो वो उसको ना अम्मी आगे समझाती है कि यार उड़ने से कुछ होगा, तुम तभी कुछ खाओगे। उसको बहन भाई समझाते हैं, उसको जो उसका सीगल फादर होता है वो समझाता है, लेकिन उसकी अकल में ये बात आती नहीं है। उसके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी कि अगर मैं चट्टान से हिलता भी हूँ, मैं उतरता भी हूँ, तो वो मैं गिर जाऊँगा। अब यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स थे, जो सीगल्स पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक प्लान किया कि उसको खाना देना छोड़ दिया। वो उसने एक दिन भूखा गुजारा, दूसरा उसने कहा मैं मर जाऊँगा भूखा, लेकिन मैं यहाँ से नीचे फ्लाई नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया कि उसने वो जो शेल थे जिसके अंदर जिस अंडों में से वो निकला था, तो वो पहले शेल खाने शुरू किए। फिर दूसरे दिन वो भी ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो अब वो उसने चीखना शुरू किया कि यार कि मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। अब जो माँ होती है वो माँ होती है, तो माँ ने क्या किया कि माँ ने एक छोटी सी मछली पकड़ी और मछली पकड़ी ला के उसको ना वो दिखाई यूँ करके, उसके करीब आई तो उसने ना वो बड़ी खुशी से चहकना शुरू किया कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आई है। अब वो जो क्लिफ होती है, वो जो रॉक होती है, वो रॉक के ऊपर जब वो यहाँ पे बैठा होता है तो वो यहाँ पे वो क्या करता है कि वो जब उसके करीब वो मछली लेके आती है तो उसे मतलब वो इशारा करती है कि जम करो, अब पकड़ो इसको। वो जो ही वो जम करता है उसके ऊपर, तो वो मछली लेके पीछे हो जाती है, तो वो उस रॉक से नीचे गिरता है। वो जब रॉक से नीचे गिरता है, वो सीगल, वो यंग सीगल जब नीचे गिरता है तो पर तो उसके निकले हुए थे, तो वो क्या होता है कि वो जब वो नीचे डाइव करता है तो वो हवा के ज़ोर से उसके पर खुल जाते हैं। जब वो पर खुलते हैं तो वो खुद एक दफ़ा अपने आप को बचाने के लिए वो पर एक मारता है, तो वो एकदम से वो कुदरत का निज़ाम कि जब भी कोई परिंदा जो है ना वो पर मारेगा तो वो एकदम से वो हवा में स्टेबल हो जाएगा। तो एक डाइव नीचे लगाने के बाद जब वो स्टेबल होता है, स्टेबल होने के बाद जब वो पर जोर से फड़फड़ाता है तो वो उठना शुरू होता है और वो पूरा चीखता है, शोर मचाता है और वो उसके बाद वो होता चला जाता है। तो ये जो मछली लेके आना है, ये बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। ये जो मदर की जो वो इंटरवेंशन है, ये बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन है कि यानी कि उसकी मार्केट अपनी फेल हो गई है। मतलब वो जो खुद उसके समझ में आ रहा था कि यार पर मेरे पास है, यानी कि उसके पास रिसोर्सेज मौजूद थे, हवा मौजूद थी, एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ से उसने सिर्फ जंप करना है।
एवरी रिसोर्सेज वॉज देयर, मतलब उसके पास मौजूद था, वो उससे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो उसको अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो उसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट, उसकी माँ जो है ना, वो वहाँ पे इंटरवीन करती है, उसको मछली दिखाती है, उसे वहाँ से जंप कराती है। जब एक दफ़ा वो जंप करती है तो वो उसके बाद वो खुद उड़ना शुरू हो जाता है, चखना शुरू हो जाता है, दरिया में से जाके मछली पकड़ता है, वो जीना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी है। यानी कि दोबारा वापस आते हैं अपने कोर्स के ऊपर, पॉलिसी का मतलब ये है मेथोडोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी का मतलब यह है कि व्हेन द मार्केट इज फेल्ड, तो गवर्नमेंट अपनी उस पॉलिसी के थ्रू इंटरवीन करेगी। यानी कि पॉलिसी, यानी कि फेलवर यह है कि जो चीज़ें मार्केट सेट कर सकती है, सप्लाई एंड डिमांड, 1930 से पीछे चले जाएं अब आप, उस वक़्त ये ख्याल था कि आपकी इकॉनमी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कोलैप्स कर गई। लेकिन वो कोलैप्स इसलिए कर गई कि आपकी सारी मार्केट्स फेल हो गई। वो मार्केट्स इसलिए फेल हुई कि आपका वो जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट था वो डिसइक्लिब्रिएट हो गया, वो हिल गया अपनी जगह से, वो सारा मैकेनिज्म हिल गया अपनी जगह से। वो जब मैकेनिज्म हिला तो वो अब वो फेलवर शुरू हुआ। जब वो फेलवर शुरू हुआ तो वो अब समझ नहीं आया कि वो ठीक कैसे होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आके अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इंटरवीन करा। जब वो इंटरवीन करा तो उसके बाद वो आस्ता 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 वो इकोनॉमीज़ ठीक होना शुरू हो गई। मतलब ये है कि पब्लिक पॉलिसी का रोल कहाँ पे बनता है, हम इकोनॉमिस्टों का रोल कहाँ पे बनता है। हम इकोनॉमिस्टों का रोल यहाँ पे बनता है कि जिस वक्त आपकी इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए, वो जब मैक्रो इकोनॉमी ओवरऑल डिस्टेबलाइज हो जाए तो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें हम लेके हम उसको बताएंगे, जब हम उसको समझाएंगे कि यार यहाँ से ये चीज़ सेट कर लो, यहाँ से ये चीज़ सेट कर लो, यहाँ से ये चीज़ सेट कर लो। तो अगर सेट कर लो से मुराद यहाँ पे ऐसे इंटरवीन करो, इतनी देर तक इंटरवीन करो और इसके बाद निकल आना। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा इंटरवीन करें और फिर वहीं पे बैठ जाएं। वो आप इकॉनमी को आप उसका गला घोंट देंगे। वो बात की बात है। वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस वक्त हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो हम गवर्नमेंट से इंटरवेंशन कराते हैं थ्रू अ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमी फॉर पब्लिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द पब्लिक पॉलिसी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है कि आपकी सप्लाई और डिमांड बराबर होनी चाहिए, आपकी आउटपुट, आपकी एग्रीगेट आउटपुट आपकी एग्रीगेट डिमांड से डेविएट नहीं करनी चाहिए। आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है, आसान ज़बान में समझेंगे, आपकी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हैं जिसको हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं, वो ज़्यादा डेविएट नहीं करना चाहिए। अगर डेविएट करेगा तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आके गवर्नमेंट को ये मशवरा देगा कि भाईजान आप एक ऐसी पॉलिसी अपनाएं कि जिससे आपकी ये चीज़ें जो डेविएट हो रही हैं तो ये डेविएट ना हो। ये यहाँ पे आप इंटरवीन करें, यहाँ पे आप ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिसाल के तौर पे आपका अगर फिस्कल साइड पे आपका जो रेवेन्यू और टैक्स का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच हो रहा है, उसके लिए मैं आपको पब्लिक पॉलिसी बना के दे सकता हूँ। जो आपके इसके अलावा अगर कोई आपका एक्सचेंज रेट का जो वो डॉलर की डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच हो रहा है, उसके लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वहाँ पे आएंगे जिससे कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन डिस्टर्ब हो रही होती है, तो हम गवर्नमेंट को कहाँ पे मशवरा देंगे, हम पब्लिक को कहाँ पे, हम गवर्नमेंट को कहाँ पे मशवरा देंगे कि यार यहाँ पे आप इस पॉलिसी के थ्रू ये चीज़ें आप स्टेबल करें। यानी कि अगेन पहले हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं कि कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। उसके बाद हम वहीं पे जिससे कि हम ये काम कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे कि जब अगर हम अगले लेक्चर में जाएंगे तो हम ये आप समझेंगे कि यार कि बेसिकली डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है क्या, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में मिसमैच कहाँ पे हो सकता है। तो फिर साथ ही हम आपको एक अप्लाइड साइड से एक मिसाल देके या अप्लाइड साइड से हम कुछ ढूंढ ढांड के बताएंगे कि यार यहाँ पे अगर हम इस तरह से इंटरवीन करें तो ये चीज़ें यहाँ पे सेटल हो सकती हैं। या अगर हम कुछ दिनों के बाद अगर ये पढ़ रहे होंगे कि यार कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट है, या जो हमारा आसान ज़बान में समझें, अगर आपका जो इनफ्लो जो आ रहा है डॉलरों का, वो इनफ्लो और वो आउटफ्लो अगर मिसमैच हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना सकती है। यानी कि हमें हार्डकोर कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और उसकी अप्लाइड साइड भी पता होनी चाहिए। सिर्फ हम फ़र्क ये डालेंगे आपकी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए कि वो ये है कि हम उस हार्डकोर चीज़ों को हम बहुत तफसील से, बहुत इन डेप्थ तरीके से, बहुत मैथमेटिकल मॉडल से, बहुत
रिगरस तरीके से नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट और उसकी अप्लाइड साइड, कॉन्सेप्ट उसकी अप्लाइड साइड। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।